नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंतर्गत द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 से 4 तक द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की व्यवस्था पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक की गई है। इसको संघ और उसका राज्य क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में ये पहला भाग है जो भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी देता है। इसको यूनियन और इट्स टेरिटरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला आर्टिकल है, ये कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत के संघ का क्या नाम होगा। भारत के संघ का क्या नाम है? पहला आर्टिकल और पहला पार्ट यही बताता है कि हमारे कंट्री का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। द यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नॉट फॉर फेडरेशन। हालांकि भारत में फेडरेशन प्रणाली, संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं किया गया। इसकी जगह द यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आर्टिकल 1 में ये पता चलता है कि हमारे कंट्री का नाम क्या है। ऑफिशियल नाम है इंडिया, दैट इज भारत। तो हमारे कंट्री का ऑफिशियल नाम है इंडिया, दैट इज भारत। साथ ही आर्टिकल 1 से यह भी पता चलता है कि भारत में कौन सी प्रणाली है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अर्थात संघीय प्रणाली है। हालांकि ये वर्ड यूज नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज किया गया है। यह शब्द कनाडा से लिया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें आगे कहा गया है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज। जो भारत में जो स्टेट्स हैं एंड द टेरिटरीज, देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, क्या होता है? जो फर्स्ट शेड्यूल है भारत के संविधान, वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से पहली अनुसूची है, उसमें जो हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वह भारत के संघ में शामिल है। इस तरह से हमको पता चलता है कि हमारी टेरिटरीज में क्या क्या शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे इसमें क्लॉज में कहा गया है द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत का जो इंडिया का टेरिटरी है, ये क्षेत्र है, शैल बी कंप्राइज। तो इसमें क्या शामिल है फ्रेंड्स? अब इस समय देखा जाए तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। इसमें द टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या कंप्राइज है? इस समय देखा जाए प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि अन्य कोई एक्वायर की जाती हैं तो वह टेरिटरी शामिल हो जाएंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस तरह से फ्रेंड्स, पहले आर्टिकल से यह पता चलता है कि हमारे देश का नाम क्या है। इस तरह से हमारे देश का संवैधानिक नाम है और इंडिया। साथ ही एक आ गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका अर्थ है कि भारत में संघीय प्रणाली है, हालांकि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए यूनियन शब्द का यूज किया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमारे टेरिटरी में क्या शामिल है? तो कंप्राइज टेरिटरी करती है द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, नॉट 28 स्टेट्स। हमारी टेरिटरीज में 28 स्टेट्स हैं। इसी तरह से अब यूनियन टेरिटरीज क्या है? तो फ्रेंड्स, ये यूनियन टेरिटरीज, इन पर सीधा केंद्र का कंट्रोल होता है। इस तरह से इनकी फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट बनाई गई है, नॉट 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, 28 स्टेट्स हैं जिनका नाम अनुसूची 1 में लिखा गया है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका नाम भी शेड्यूल फर्स्ट में लिखा गया है। इसी तरह से यह भी कहा गया है सच अदर टेरिटरीज, कोई अन्य टेरिटरीज हैं एज में बी एक्वायर्ड, अन्य एक्वायर्ड की जाएंगी। अर्थात कोई अन्य टेरिटरीज है या अन्य क्षेत्र है भारत में शामिल होना चाहता है तो उसको एक्वायर किया जा सकता है। जैसे देखा जाए गोवा। फ्रेंड्स, भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, बट क्या होता है, ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा था। इसी तरह से पुंडुचेरी पर फ्रेंच का अधिकार था। इस तरह से फ्रेंड्स, भारत ब्रिटिश से आजाद हो गया था
इंडिपेंडेंट हो गया था, बट गोवा पर, पुडुचेरी पर पुर्तगालियों का और फ्रेंच लोगों का शासन बना रहा, जो बाद में एक्वायर किया गया था। इस तरह से हम देखते हैं आर्टिकल 1 कहा गया कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, इसमें टेरिटरीज क्या शामिल है, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इस तरह से हम पहले आर्टिकल से हम ये जान सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्या शामिल है और कहां कहां इसकी टेरिटरी फैली है। इस तरह से आर्टिकल 2 देखेंगे तो आर्टिकल 2 में क्या गया फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। क्या होता है, भारत का जो संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की जा सकती है। ये राइट दिया गया हमारी पार्लियामेंट को, हमारी संसद को अधिकार दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है या उनकी स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसमें पार्लियामेंट को राइट दिया गया है, पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट कानून के द्वारा एडमिट टू यूनियन और एस्टेब्लिशमेंट और न्यू स्टेट्स। संसद उचित समझे, जो बेहतर लगे, टर्म और कंडीशंस पर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, टर्म एंड कंडीशंस पर भारत में कोई नया राज्य है वो प्रवेश करता है, शामिल होना चाहता है, तो उसको एडमिशन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर सिक्किम में पहले इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन क्या होता है 35 अमेंडमेंट के द्वारा ये पहले एसोसिएट मेंबर बनता है। जैसे फ्रेंड देखेंगे, ये सिक्किम पहले एसोसिएट मेंबर बनता है, फिर आगे क्या होता है, अगला हम 36 अमेंडमेंट करते हैं और ये कंप्लीट स्टेट बन जाता है। इस तरह से फ्रेंड देखा जाए तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि कोई नया स्टेट है वो भारत में एडमिशन लेना चाहता है या स्थापित होना चाहता है, तो भारत की संसद टर्म एंड कंडीशंस पर शामिल कर सकती है। जैसे सिक्किम भारत शामिल हो गया था, इसी तरह से अन्य भी शामिल हो सकते हैं। जैसे नेपाल या भूटान भारत में शामिल होना चाहें तो उनको शामिल किया जा सकता है, बांग्लादेश को भारत में शामिल किया जा सकता है, पाकिस्तान को भारत में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते भारत की पार्लियामेंट, भारतीय जो पार्लियामेंट है वह उचित समझे, उसको अच्छा लगे कि हमारे यूनियन के लिए ये बेटर हो सकता है, तो टर्म एंड कंडीशंस के आधार पर ये शामिल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सिक्किम को भारत के संघ में शामिल किया था, ये सिक्किम को हमने भारत के संघ में शामिल किया था। पहले 35 अमेंडमेंट किया, तब एसोसिएट मेंबर बनाया और बाद में 36 अमेंडमेंट किया, फिर कंप्लीट मेंबर बनाया। तो इस तरह से नए स्टेट्स इंडिया में शामिल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, भारत के संघ में नए राज्य शामिल हो सकते हैं, एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। नए राज्यों का निर्माण कौन करता है, इंडियन पार्लियामेंट, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति अपने रिकमेंडेशंस देता है, राष्ट्रपति की सिफारिशें जरूरी होती हैं, साथ ही उस राज्य की भी विधानसभा ये प्रस्ताव का समर्थन करती है जो उससे प्रभावित होता है। जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य को भी पूछा जाएगा और राष्ट्रपति को भी पूछा जाएगा। ठीक इसी तरह से बिहार से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, तो बिहार विधानसभा या बिहार विधानमंडल ने इसमें निर्णय दिया था और झारखंड बनाया गया था। इस तरह से अल्टरेशन ऑफ एरियाज, इनके क्षेत्रों में बदलाव होगा, जब नए राज्य बनेंगे क्षेत्रों में बदलाव होगा। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जब झारखंड न्यू स्टेट बना तो बिहार की बाउंड्री चेंज हुई थी, क्षेत्रफल चेंज हुआ था, बाउंड्री चेंज हुई थी और नेम भी चेंज हो गया, क्योंकि झारखंड नया नाम बना। ठीक इसी प्रकार से नाउ इन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना न्यू स्टेट फॉर्मेशन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश की बाउंड्री चेंज हुई, एरिया चेंज हुई और तेलंगाना न्यू स्टेट बन के आया था। इस तरह से फ्रेंड्स ये करने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। इसमें कहा गया है पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट कानून के द्वारा क्या कर सकती है फ्रेंड्स, पार्लियामेंट कानून के द्वारा कर सकती है फॉर्म ए न्यू स्टेट। क्या कर सकती है, पार्लियामेंट नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कैसे, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई वर्तमान राज्य है उस राज्य से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कैसे, या तो उस राज्य से कुछ हिस्सा काट के नया राज्य बनाया जा सकता है, या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है,
या दो राज्यों से कुछ कुछ पार्ट काट के नया स्टेट बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। यदि संसद चाहे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड भाग को मिला करके एक नया स्टेट बुंदेलखंड स्टेट बना सकती है। इसी तरह से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से विदर्भ राज्य बनाया जा सकता है। राजस्थान के मरुभूमि थार मरुस्थल से लेकर के मरु प्रदेश बनाया जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का राइट किसको दिया गया है? अवर पार्लियामेंट को, हमारी संसद को दिया गया है। इसमें एक आ गया है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स। कोई राज्य है उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र था वो कर्नाटक से महाराष्ट्र में शामिल किया गया था। इस तरह से किया जा सकता है। इसी तरह से फ्रेंड देखा जाए डिमिनिश ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट्स। इस तरह से किसी राज्य की सीमा में या क्षेत्रफल में कटौती भी की जा सकती है। क्षेत्रफल जाहिर सी बात है, जैसे जम्मू कश्मीर है, पहले राज्य था, बाद में लद्दाख इससे अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इस तरह से उसके एरिया में कमी आई, क्षेत्र कम हो गया था। आंध्र प्रदेश का डिवीजन करके तेलंगाना बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश का एरियाज बाउंड्रीज कटौती हुई, कम हुआ। इस तरह से अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट्स, इनकी बाउंड्री में भी परिवर्तन आ जाएगा। इनकी जो बाउंड्री होती है, सीमा रेखा होती है, उसमें चेंजिंग आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल न्यू स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के एरिया जो कमी आएगी, इसी तरह से बाउंड्री चेंज होंगी। इस तरह से फ्रेंड देखा जाए अल्टरेशन ऑफ एनी स्टेट्स। इसी तरह से अल्टर ऑफ द नेम ऑफ एनी स्टेट्स, कोई राज्य उसका नाम भी बदला जा सकता है। जैसे पहले उत्तरांचल था और न्यू नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। उड़ीसा था, अब उसका नाम ओडिशा कर दिया गया है। इसी तरह से असम, उसका न्यू नेम असोम कर दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स नेम को भी चेंज किया जा सकता है। कई राज्यों के नेम चेंज किए गए, ओडिशा, असोम, इसी तरह से उत्तराखंड, तो नाम भी चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने का राइट किसको दिया गया? पार्लियामेंट को। इस तरह से पार्लियामेंट के द्वारा न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, उनकी अल्टरेशन ऑफ एरिया की जा सकती है, बाउंड्री की जा सकती है एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। लेकिन फ्रेंड्स में टर्म एंड कंडीशन क्या है? इसमें है नीड प्रेसिडेंट एंड असेंबली रिकमेंडेशंस। क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति चूंकि राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, सो president recommendations compulsory and also assembly recommendations. Then we can say formation of new states with the recommendations of president and assembly by parliament. तो न्यू स्टेट्स का निर्माण कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट के द्वारा न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 4 क्या कहता है। फ्रेंड्स आर्टिकल 4 कहता है कि लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 और 3 में जो कानून है वो बनाए जाते हैं फॉर द अमेंडमेंट। इसमें संशोधन किया जाता है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। क्या होता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 2 and 3 में परिवर्तन किया जाता है, तो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज आ जाती है। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल क्या है? संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र का विवरण मिलता है। इसमें भारत में कितने राज्य हैं? नाउअडेज इंडिया हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट शेड्यूल फर्स्ट में बनाई गई है। इसी तरह से जब स्टेट का फॉर्मेशन होगा, बाउंड्री चेंज होगी, तो क्या होगा? वह राज्यसभा सीटों में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो जो राज्यसभा सीटों का एलोकेशन होता है, राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है, उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। इस तरह से शेड्यूल 4 अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों के आवंटन की व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं। जब फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का डिवीजन करके नया स्टेट उत्तराखंड बनाया गया था, तो राज्यसभा सीटों में चेंजिंग आएगी। देन शेड्यूल 4 ऑल्सो चेंज, तो अनुसूची 4 भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स
जो आर्टिकल 2 एंड 3 में चेंजिंग आती है, इस तरह से शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 में भी चेंजिंग आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से आर्टिकल 2 एंड 3 में कोई भी चेंजिंग आती है तो कोई भी प्रोविजंस होता है उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल है वो भी चेंज हो जाती है, उसमें भी नेसेसरी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आर्टिकल 2 एंड 3 में चेंज होने पर शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ भी चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं की जाती है, वो ये सामान्य कानून के समान होती है, जनरल एक्ट के समान होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 related to constitutional amendment. This is very complicated process, but changing in article 1, 2, 3, this is a simple amendment. इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुसूची 1 और अनुसूची 4, इसमें कोई भी प्रकार परिवर्तन किया जाता है, कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है, एक सिंपल लॉ के समान होता है, साधारण कानून के समान होता है। और आर्टिकल 368 में 368 में जो अमेंडमेंट प्रोसेस दी गई है वह उस प्रोसेस से नहीं किया जाता, क्योंकि यह साधारण कानून के समान इन अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने संविधान का जो पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 से 4 तक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका अध्ययन किया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फ्रेंड्स।